अच्छे ही होंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग और कहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बैक का लेते हैं और उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सॉलिड्स के बारे में बता दिया था कि आखिरकार सॉलिड्स होते क्या हैं। हम लोगों ने देखा था सॉलिड क्या चीज थी भाई, सॉलिड हैज डेफिनेट, थोड़ा सा बैक का लेके, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या था, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम था। सेकंड प्रॉपर्टी इनमें क्या देखा था, ट्रांजिशनल एनर्जी होती है। थर्ड चीज क्या देखा था, वाइब्रेशनल, इनके अंदर मोशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, और आपके पास एक और देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये देखा था हम लोगों ने। नाउ मूव टुवर्ड्स द फॉर। हम लोग एक और टाइप्स को, हम लोग सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स, कि उनके अरेंजमेंट के बिहाफ पर उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। हाउ द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर, पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पर उन्हें दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला टाइप आता है क्रिस्टलाइन, और सेकंड टाइप जो आपका आता है वो आता है नॉन क्रिस्टलाइन। अरे फर्स्ट पोर्शन कौन सा आएगा, क्रिस्टलाइन, और सेकंड पोर्शन कौन सा आएगा, नॉन क्रिस्टलाइन। आइए इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं और किस तरीके से नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे रेगुलर अरेंजमेंट इनका। सेकंड चीज हम लोग क्या देखेंगे कि इनके अंदर आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी क्या होती है, इनके अंदर ट्रू सॉलिड्स क्यों कहते हैं, सूडो सॉलिड्स क्या कहते हैं, शार्प एजेस क्या होते हैं, किस तरीके के सॉलिड्स में आपको शार्प एजेस देखने को मिलेंगे, क्या होता है आखिरकार जब सॉलिड्स को अगर हम लोग शार्प एजेस के बिहाफ पर डिवाइड करते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को हमें मिलेंगी कि क्या चीजें हमको सॉलिड में क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को अलग अलग करती है। नाउ एक साइड हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की और दूसरी साइड हम लोग देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहले बात करते हैं एक साइड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और सेकंड की बात करें तो यहां आएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, क्या बोल रहा है, एक क्रिस्टलाइन का कैरेक्टर का है और दूसरा कैसा है, नॉन क्रिस्टलाइन कैरेक्टर का है। अब बात आती है नाम, तो whenever a solid has regular arrangement of particles in it, कि अगर किसी सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, देन it is said to be crystalline। अगर किसी सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, पार्टिकल्स सिमेट्री में जमे हुए हैं, पार्टिकल एक डेफिनेट मैनर में जमे हुए हैं, तो आपके अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट, और वो क्या कहलाएगा, सॉलिड क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए देखते हैं रेगुलर का मतलब क्या होता है। या फिर तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से जमा हो कि फर्स्ट लेयर के नीचे सेकंड लेयर प्लेस हो एटम्स की, या फिर पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो कि फर्स्ट लेयर के नीचे सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से जमा हो, जस्ट लाइक द सेकंड लेयर ट्राइज टू ऑक्यूपाई द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट वन। अगर मैं 2D पोर्शन में देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, गिनती नहीं गिना रहा हूं मैं, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं पार्टिकल्स आर इन द रेगुलर अरेंजमेंट। डॉट लाइक सिमेट्री में भी हम लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं। जबकि अगर मैं नॉन क्रिस्टलाइन की बात करूं तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि whenever the solid has irregular arrangement of particles, then the solid is said to be नॉन क्रिस्टलाइन। क्या कहलाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन। अब क्या होगा नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब,
कि अगर पार्टिकल में कहीं भी कुछ भी जमा हुआ हो, कहीं भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल कहीं भी जमा हुआ हो, ये तो हुआ पहला अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन का और अरेंजमेंट क्या देख सकते हैं कि हर एक कैटायन के पास एक एनायन और हर एक एनायन के पास एक कैटायन, एनायन कैटायन एनायन कैटायन कुछ इस तरीके से जमा होंगे। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें तो कहीं भी कुछ भी जमा हो सकता है, एनायन 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 पास में आ जाए, फिर कैटायन आ जाए, फिर एनायन आ जाए, फिर कैटायन आ जाए, फिर एनायन आ जाए, इस तरीके से। तो मींस इररेगुलरिटी होनी चाहिए। तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। और अगर इररेगुलर अरेंजमेंट है तो क्या कहलाएगा? नॉन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। आइए इसको और बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे? सेकंड पार्ट आता है व्हेन कट विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट दे गिव्स प्लेन सरफेस। जब भी मैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, चाकू वगैरह से इनको कट करूंगा तो ये कैसा सरफेस देंगे? आपको एक प्लेन सरफेस देंगे। कैसे? अगर मैं यहां से देखूं तो ये मैंने कोई भी एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को मैंने यहां से कट कर दिया। जैसे मैंने इसको यहां से कट किया तो ये कैसा ब्लॉक बनाएगा? एक पार्ट इसका ये बनेगा और एक पार्ट इसका ये बनेगा। दीज आर द प्लेन सरफेसेस। ये कैसे सरफेस है? प्लेन सरफेस है। अगर मैं इसी पोर्शन को 2D में आपको दिखाऊं तो ये यहां से कट करूं मैं इसको, और 2D में कैसे कटेगा? कुछ इस तरीके से कट होगा। मींस दोनों के बीच कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस है। जबकि यहां पर बात करें व्हेन कट विद अ शार्प ऑब्जेक्ट दे गिव्स, ये क्या देंगे? नॉन प्लेन या फिर रफ सरफेस। कैसा सरफेस देंगे? आपके रफ सरफेस। तो अगर काटने पर कोई भी सब्सटेंस प्लेन सरफेस देता है तो वो कैसा नेचर का है? क्रिस्टलाइन। और अगर काटने पर कोई भी सब्सटेंस रफ सरफेस देता है तो कैसा है? नॉन क्रिस्टलाइन। आइए देखते हैं रफ सरफेस का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने इसको यहां से काटा तो ये यहां से इसको इस तरीके से कट होगा और ये कैसा सरफेस देगा? कुछ इस तरीके से। ये बैक पोर्शन, एक पोर्शन कुछ इस तरीके से। मींस यहां से भी आपका रफनेस रहेगी। कभी आपने लकड़ी कटते हुए देखी होगी आरा मशीन वगैरह पर, तो लकड़ी कैसे कटती है? लकड़ी जब भी कट करते हैं आप उस पर हाथ फेर के देखेंगे, रफनेस आता है, बुरबुरी सरफेस आती है। तो वही सरफेस क्या होती है? रफ सरफेस। मींस वुड कैसी है? सॉलिड तो है बट सॉलिड का कैसा फॉर्म नहीं है? क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है। वो कैसा फॉर्म है? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो वुड इज द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड। अगर मैं इसी चीज को 2D में देखूं, आपको मैंने यहां से कट कर दिया, क्लियर है? यहां से जैसे ही मैंने इसको कट किया तो आप क्या करेंगे? ये पोर्शन कट हुआ आपका, और जैसे ही कट होगा ये कुछ इस तरीके से चलेगा। क्लियर हुआ भाई बात? ये कुछ इस तरीके से आपके काम करेगा। देन दिस इज कॉल्ड एज द रफ सरफेस। ये आपकी क्या कहता रही है? रफ सरफेस के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही है कि रफ सरफेस आखिरकार कैसे शो करते हैं। क्लियर है? रफ सरफेस कैसे शो करेंगे हम लोग? कि अगर हम लोग इनको शार्प ऑब्जेक्ट से कट करते हैं तो ये कैसी सरफेस शो करेंगे? रफ सरफेस। आपको मैं कुछ एग्जांपल पूछता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस बोर्ड की, तो ये बोर्ड को अगर मैं देखूं तो ये प्लेन है कि रफ है? ये प्लेन है कि रफ है? मैक्सिमम लोग आप में सोचेंगे कि हाँ सर ये प्लेन सरफेस है, हाँ ये प्लेन सरफेस है। नहीं, अगर ये प्लेन सरफेस होती तो क्या इसके ऊपर मार्कर चलता क्या? अरे फिजिक्स में पढ़ते हो ना फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कहां पर होता है? जहां पर सरफेस रफ होती है। तो ये कैसी सरफेस है? रफ सरफेस। क्योंकि मार्कर चल रहा है, तो मार्कर चल रहा है तो कैसा है? फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन है तो ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन के अंडर आता है। कांच की अगर हम लोग बात करते हैं, ग्लास की, क्लियर है? तो कांच को अगर मैं देखूं, देन ग्लास, व्हाट इज द टाइप ऑफ सरफेस इज द ग्लास? ग्लास कैसा सरफेस है? अरे कांच को काटो तो बोला हाँ सर, हम लोग बोल सकते हैं कांच तो प्लेन ही होगा। 110% जो कांच होगा वो कैसा होगा? प्लेन होगा। अरे भाई कैसे प्लेन होगा? एक बार कांच के ऊपर देखो और जहां से कांच कटा हुआ है आपका, वहां एक बार हाथ फेर के देखिए, आपके हाथ में कट लगेगा? हाँ कट लगेगा। क्यों कट लगेगा? क्योंकि कांच की सरफेस में एजेस बाहर निकली हुई होती हैं। जब ये एजेस आपके हाथ पे टकराती हैं तो आपको क्या फील होता है? कटनेस फील होती है, आपको कट लगता है। और क्या फील होता है?
अरे सर उस समय कुछ फील नहीं होता, उस समय सिर्फ दर्द होता है, कोई फीलिंग्स नहीं आती सर। खून भरी मांग हमारे को दिखाई देती है, हमारा हाथ खून भरे दिखाई देते हैं, तो किसी टाइप का कुछ भी हमें फीलिंग्स नहीं आती, सिर्फ दर्द भरी फीलिंग्स आती है। और फिर थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप और इंस्टा पे स्टेटस लगता है फीलिंग बैड। नाउ लॉकडाउन के टाइम पे जैसा अभी आपका टाइम चल रहा है, आप लोग आप स्टेटस कोई लगा के बताएं, बहुत ही अच्छे ट्रेंड में मैसेज चल रहे हैं कि हाँ आपको स्टेटस लगा के बताओ, एक बार लगाओ, क्लियर है कि नहीं? कैसा नॉट फीलिंग वेल, गाड़ी आएगी, घर वाले 4 आदमी आएंगे लेने के लिए बकायदा आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन, क्रिस्टाइन नॉन क्रिस्टाइन का अगला डिफरेंस। दो डिफरेंस हो चुके हैं। पहला डिफरेंस रेगुलर अरेंजमेंट होता है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है आपका कि ऑब्जेक्ट को जब भी प्लेन सरफेस किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से काटेंगे तो सरफेस कैसी देंगे, ये प्लेन। तीसरा डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, फिक्स, जबकि दे हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, डिफ्यूज। आइए अब इनके बारे में बात करते हैं। फिक्स को एक और वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं शार्प। देन दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि दे हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट और क्या होता है डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट? आप लोगों ने कभी देखा होगा नमक, नमक को अगर मैं पिघलाऊं तो नमक का मेल्टिंग पॉइंट मेजर होता है कि नमक 10 डिग्री पे पिघलेगा, 20 डिग्री पे पिघलेगा, नहीं। कभी कभार हम लोग के सामने आता है कि अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूं तो सॉल्ट का टेम्परेचर 1700 केल्विन होता है। जो हम लोग ये गलत बात करते हैं ना कि नमक ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए, हड्डियां गल जाएंगी। आप लोगों की मम्मी घर में बार बार आपको कहते होंगे हाँ नमक ऊपर से डालकर नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना, स्वाद लगे तो सब खाना, बट हाँ सोडियम आपको बॉडी में दिक्कत दे सकता है। आपको ये प्रॉब्लम कुछ और प्रॉब्लम कर सकता है, बट आप इसका डिस्कशन यहां नहीं कर सकते कि नमक ऊपर से डालने से नमक गलेगा नहीं और नमक गर्म पानी में डालोगे तो नमक घुल जाएगा, घर के सारे बर्तन पिघल जाएंगे। बट नमक का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि नमक के एक दाने को नहीं पिघला सकते। सेकंड चीज आती है, नमक का मेल्टिंग पॉइंट 1700 केल्विन है। 1700 केल्विन है नमक का मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या करेगा 1699 केल्विन पर भी मेल्ट नहीं होगा। 1699 तक भी ये मेल्ट नहीं होगा, जैसे ही 1700 टेंपरेचर आया ये मेल्ट हो गया। मींस आपने क्या दिया कि सॉलिड आपने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया। मैंने इसका टेंपरेचर दिया कितना, 100 केल्विन, कुछ नहीं हुआ। 200 केल्विन कुछ नहीं, 300 केल्विन कुछ नहीं, 1500 केल्विन कुछ नहीं, 1600 केल्विन कुछ नहीं, 1699 केल्विन कुछ नहीं, 1700 केल्विन आते ही ये नमक क्या हो गया आपका, मेल्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। मींस एक फिक्स टेंपरेचर है 1700 केल्विन, यहां आएगा तो ही ये नमक किस में आएगा, सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में। मींस इट हैज अ फिक्स ट्रांजिशन टेंपरेचर, एक ऐसा टेंपरेचर जहां पर ये अपनी क्या करेगा, फेज को ट्रांजिट करेगा, वो क्या होता है, फिक्स। इसी के एवज में यहां देखते हैं डिफ्यूज को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक का नाम सुना हुआ है, क्लियर है? प्लास्टिक देख लो या फिर चॉकलेट्स, आप लोग किसकी बात करते हैं, चॉकलेट्स की। प्लास्टिक हुआ, चॉकलेट हुआ, आप गर्म करते जाइए, धीरे 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 मेल्ट होती जाएगी। अरे कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि प्लास्टिक की बोतल बाहर धूप में पड़ी रह गई तो थोड़ी पिघल गई, चॉकलेट थोड़ी मेल्ट होती है, पूरी मेल्ट होती है, एकदम लिक्विड होती है, फिर भी हम लोग खाने से तो नहीं मानते ना, यूं नो चाट चाट के खाना, असली मजा तो चाटने में आता है। तो हम लोग चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं और इसकी, तो ये कैसे हैं आपके रबर। आपका देखा जाए तो रबर क्या होता है, जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है धीरे 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 मेल्ट होता है। कोई चीज कभी गर्म करते हैं या फिर चाकू या फिर चम्मच के पीछे लगा हुआ मेटल के ऊपर रबर का टुकड़ा धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाता है। कोई चीज हमारे गैस के पास पड़ी रह जाती है तो क्या होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। तो ये चीजें आपको क्या बता दी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी वैसे वैसे ही क्या होते जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो फिक्स और डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट के बाद आगे मैं एक ट्रिक भी देने वाला हूं आपको, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देन दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि इनमें क्या होती है, दे हैव लो हीट ऑफ फ्यूजन। एक के अंदर हाई हीट ऑफ फ्यूजन है और एक के अंदर कैसी है, लो हीट ऑफ फ्यूजन।
नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम लोग हाई हीट ऑफ फ्यूजन और लो हीट की फ्यूजन के बाद में, तो अब हम लोग इनकी और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंस दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट up to infinite, hence they are also called as long range order solids। इनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्वेश्चन वाज इन 2019 और 20 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 1920 सेशन के बोर्ड का ही क्वेश्चन था। क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स क्या होते हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट, इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है, इनफाइनाइट तक सेम रहता है। क्लियर है, अगर इनका अरेंजमेंट इनफाइनाइट तक सेम है तो ये क्या कहलाते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। यहां पर क्या आएगा, सिंस दे हैव इर्रेगुलर अरेंजमेंट, या फिर आपके irregular या फिर not regular, irregular arrangement up to infinite, hence they are called as short range order solids। अरे शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट है इनका पार्टिकल्स का। जैसे यहां से बात करते हैं, हर एक प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, हर एक माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस। ये अरेंजमेंट इनका आता है। जबकि यहां बात करते हैं तो यहां प्लस के बाद प्लस भी आ सकता है, प्लस के बाद माइनस भी आ सकता है, माइनस के बाद प्लस भी आ सकता है, प्लस के बाद फिर प्लस आ सकता है, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, कुछ भी अरेंजमेंट आ सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक क्लास की, तो अगर मैं देखूं तो हर एक क्लास में एक टेबल के बाद एक बेंच है, एक टेबल के बाद एक बेंच है। या फिर अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो हर एक बी के पहले और बाद में ए आएगा, हर एक ए के भी पहले और बाद में क्या आएगा, बी आएगा। मींस हर एक ए के बाद में भी ए, हर एक ए के बाद में बी है और बी के बाद में ए है। मींस दीज आर कॉल्ड एज रेगुलर अरेंजमेंट। ये क्या कहलाता है इस टाइप का अरेंजमेंट, दिस इज कंसीडर्ड एज द रेगुलर अरेंजमेंट। जबकि अगर हम लोग बात करें, क्लियर है, जबकि अगर हम लोग यहां से देखें तो यहां कैसा अरेंजमेंट आएगा, ए बी 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 सी, सॉरी नॉट सी, हम लोग सी को ए बी ए, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया। ए के बाद में बी आया बट बी के बाद में ए आया, बट इस ए के बाद में बी आया क्या, नहीं। मतलब ये अरेंजमेंट कैसा है, इरेगुलर। तो जहां अरेंजमेंट रेगुलर होता है वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन कहलाते हैं, और जहां अरेंजमेंट इरेगुलर होता है वो कैसे कहलाते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन कहलाते हैं। मींस वन सब्सटेंसेस आर सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ देयर अरेंजमेंट इज रेगुलर। ये हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जहां पर अरेंजमेंट इरेगुलर था उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, नॉन क्रिस्टलाइन। ये भी चीज हम लोग यहां पर देख चुके हैं। यहां तक के डिफरेंस मैं चाहता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे जैसे मेरा स्क्रीन पे आता जाता है आप अपने मोबाइल से इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स लेने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको यहां से ये एज इट इज डायरेक्टली मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनमें, देन दे हैव एन आइसोट्रॉपी। यहां पर क्या वर्ड आया, एन आइसोट्रॉपी। चलिए इसको हम लोग थोड़ी सी देर बाद में देखते हैं। एन आइसोट्रॉपी ये क्या कहलाते हैं, एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं। देन दे हैव आइसोट्रॉपी, ये क्या शो करते हैं, आइसोट्रॉपी को शो करते हैं। एक क्या करता है, एन आइसोट्रॉपी को शो करता है, और एक क्या करेंगे आपके, आइसोट्रॉपी को शो करते हैं। आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी की अगर यहां से बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। यार ये ऐसा लगने लगता है कि कहीं वर्ड इधर उधर तो नहीं लिखती, कहीं हम लोगों ने वर्ड्स का अरेंजमेंट तो चेंज नहीं कर दिया, क्योंकि जो अब तक शार्प आ रहा था, फिक्स आ रहा था, हाई आ रहा था, लॉन्ग रेंज आ रहा था, रेगुलर आ रहा था, उसमें एन आइसोट्रॉपी आ गया। ठीक है, और जबकि जो सब कुछ गलत आ रहा था उसमें क्या आ गया, आइसोट्रॉपी। ये भी क्वेश्चन आपका 2018-19 बोर्ड में आया हुआ है।
इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोट्रॉपी? अरे वर्ड को एक्सप्लेन तो कर दें हम लोग। एन आइसोट्रॉपी, एक वर्ड आया मेरे पास, एन आइसोट्रॉपी। एन का मतलब नॉट और आइसोट्रॉपी का मतलब सिमिलर, और जबकि यहां पर आइसोट्रॉपी, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी, जबकि ये क्या होगा, आइसोट्रॉपी। आइसो का मतलब सेम या फिर सिमिलर, और ट्रॉपी का मतलब आपके क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी। तो एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या नहीं है, सेम नहीं है। अब इस चीज को हम लोग एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि कब हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम आएगी और कब प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती है। आइए देखते हैं आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दे आर या फिर दे शो एन आइसोट्रॉपी, जबकि यहां पर बात करेंगे तो ये क्या आएगा, दे शो आइसोट्रॉपी। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एन आइसोट्रॉपी, वर्ड को देखते हैं, एन आइसोट्रॉपी। एन का मतलब नॉट सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्लियर है, जबकि आइसोट्रॉपी का मतलब सिमिलर, ट्रॉपी का मतलब प्रॉपर्टीज। इसको अगर हम लोगों को एक्सप्लेन आउट करना है तो all those crystals which has similar properties, which does not has similar properties in different direction, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, which has different properties in different directions, ठीक है, are called as anisotropic crystals। मीन्स आपकी क्या बता रहा है, नॉट सिमिलर प्रॉपर्टीज या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये वर्डिंग्स यूज ली जाती है नीट में, क्लियर है। तो यहां पर क्या लेंगे, ऑल दोज क्रिस्टल्स which has same properties in different directions। ऐसे क्रिस्टल जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो क्या कहलाते हैं आपके, आर कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोट्रॉपिक। अब बात जमती नहीं है, दिमाग से गले ही नहीं उतर रही हमारे कि सर ऐसे कैसे सिमिलर नहीं है, ऐसे कैसे हम लोग इनको सिमिलर मान सकते हैं। आइए इसको यहां पर देखते हैं। मैंने क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट लिया था। पहली बात तो आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी किन में होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो एक यहां पर स्टार बना के लिखेंगे, द आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी इज सीन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है, और क्या हो सकता है, करंट, और क्या हो सकता है, डेंसिटी एक्सेट्रा। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट करंट की वैल्यूज आ रही है, तो ये क्या शो करेगा, एनाइसोट्रॉपी। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में सब कुछ सेम आ रहा है तो ये क्या शो करता है, आइसोट्रॉपी। इज इट क्लियर? क्लियर। आइए देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये अरेंजमेंट क्लियर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हर एक कैटायन के बाद एक एनायन है और हर एक एनायन के बाद एक कैटायन है। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया आपका, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। इज इट क्लियर? हम लोगों ने पहले ही देखा था कि अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो अरेंजमेंट कैसा होगा, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। अब अगर मैं डायरेक्शन ये लेता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप खुद देखेंगे तो क्या आ रहा है,
लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जाने पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं मैं टॉप टू ये डायरेक्शन ली, मैंने वर्टिकल डायरेक्शन ले ली, तो मेरे पास क्या है प्लस वैकेंट स्पेस प्लस वैकेंट स्पेस प्लस, तो क्या आ रहा है प्लस फिर वैकेंट स्पेस फिर प्लस फिर वैकेंट स्पेस फिर प्लस। कहने का मतलब आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अरे जब मैं वर्टिकल जा रहा हूं तो आपके पास क्या नहीं आ रहा है, आपके पास एनायन आ ही नहीं रहा है। और अगर हमें पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज आर द करंट कैरियर्स, तो एक साइड में तो मेरे को चार्ज मिल ही नहीं रहा है, और जब चार्ज मिल ही नहीं रहा है तो कैसा नेचर आ गया, क्रिस्टलाइन की नॉन क्रिस्टलाइन। अब आपके आंसर अरेंजमेंट से तो क्रिस्टलाइन दिख रहा है, बट प्रॉपर्टी क्या आ गई, डिफरेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट हो गई। सिंस द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, hence it is considered as an isotropic। n का मतलब not, iso का मतलब similar, tropic का मतलब properties, not similar properties in all directions। छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर मेरे पास वॉल्यूम मैंने बोल दिया कि इतना एरिया मैंने फिक्स कर लिया, एक लेंथ ले ली, एक यूनिट लेंथ ले ली मैंने, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की, तो वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया फिक्स। तो डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मास के। डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मास के। अब मैंने बोला कि अगर एक ब्लॉक 1 ग्राम का है, एक ब्लॉक 1 ग्राम का है, तो यहां पर कितने ब्लॉक आ गए आपके 10 सेंटीमीटर रेंज में, 3। तो मान लिया इसकी डेंसिटी तो कितनी हो गई, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। और यहां पर मैं इसको जब मर्ज करूंगा, इसी डायरेक्शन को यहां लाऊंगा, तो यहां पे क्या आएगा, तो यहां पर तो वैकेंट जगह आ गई, और वैकेंट जगह आ गई तो मास क्या हो गया, कम हो गया, तो डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। दैट मींस ये क्या बताना आपको, डेंसिटी कम हो गई, मतलब डेंसिटी क्या थी इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। जब फिजिकल प्रॉपर्टी कम हो गई, when the physical property is decreased, then this condition is called as an isotropic nature। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो अगर मैं नॉन क्रिस्टलाइन की बात करता हूं, तो कहीं भी कुछ भी जमा हुआ है, अरे कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस है, तो कहीं पे कुछ भी जमा हुआ है, तो कहीं भी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज तो है नहीं, कहीं भी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज तो है नहीं, ठीक है नहीं। कुछ बच्चे अभी भी पढ़ते पढ़ते मोबाइल में टाइम देखने लग गए होंगे कि काफी देर हो गई, कोई टाइम खत्म नहीं हुआ है, क्लियर है नहीं, बट अपने को यहां से देखना है, ठीक है, अपने को टॉपिक कंप्लीट करना है। टाइम की बात करते हैं हम लोग, चलिए यहां से देखते हैं, तो कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस, क्लियर है। टाइम की अगर देखें हम लोग, तो कहीं प्लस कहीं माइनस को अगर देखें तो कैसे होगा, तो कहीं भी कुछ भी जमा हुआ है, बट ये इजीली आपके गले नहीं उतरता है। क्यों नहीं उतरता, कि सर कहीं कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, तो मैं सिमिलरिटी बताऊं कैसे, मैं कैसे प्रूव करूं कि ये नॉन क्रिस्टलाइन और ये कैसा है, क्रिस्टलाइन है। मैं कैसे शो करूं कि ये क्रिस्टलाइन नेचर का शो कर रहा है, कहीं नहीं प्रॉपर्टी सेम हो रही तो मैंने इसको सेम मान लिया। आइए मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको क्लेरिफाई करता हूं। आप लोग स्कूल्स में गए होंगे, स्कूल वगैरह में क्या होता है कि आप लोगों के एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किस तरीके से, मान लीजिए स्कूल में एक बॉयज की लाइन है, सारे बॉयज हैं, एक गर्ल्स की लाइन है, सारी गर्ल्स हैं, फिर एक बॉयज की लाइन है, सारे बॉयज हैं, फिर एक गर्ल्स की लाइन है, सारी गर्ल्स हैं, फिर एक बॉयज, नहीं बस स्कूल खत्म, क्लियर है। आप लोगों ने क्या देखा कि अरेंजमेंट देखा, ये क्या था, बॉयज और गर्ल्स का एक अरेंजमेंट था। कैसे जमे में सब, एक रेगुलर वे में, मतलब ये किसका एग्जांपल चल रहा है, क्रिस्टलाइन का। बट अगर मैं इसको यहां से यहां नाम लिखना शुरू करूं, तो मेरे पास एक बॉयज का नाम आएगा, एक गर्ल्स का नाम आएगा, एक बॉयज का नाम आएगा और एक गर्ल्स का नाम आएगा। बट अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, इस डायरेक्शन के ये डायरेक्शन ले लूं वर्टिकल, तो या फिर तो सारे बॉयज का नाम आएगा या फिर सारी गर्ल्स का नाम आएगा। तो कहने का मतलब एक साइड में बॉयज गर्ल्स ऐसे आ रहे थे, और टॉप टू बॉटम चलने पर या फिर तो सारे बॉयज आ रहे थे या फिर सारी गर्ल्स आ रही थी। तो कहने का मतलब डायरेक्शन चेंज करते ही मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन द प्रॉपर्टी इज चेंज, प्रॉपर्टी क्या हो गई आपके, चेंज हो गई। इज इट क्लियर। अरे डायरेक्शन चेंज करते ही प्रॉपर्टी क्या हो गई आपके, चेंज हो गई। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई तो प्रॉपर्टी चेंज। ये अरेंजमेंट कैसा था, रेगुलर अरेंजमेंट किसका, क्रिस्टलाइन का। और क्रिस्टलाइन में डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट। तो क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। क्लियर हुआ, एन आइसोट्रोपिक। इसी के बजाय क्या होगा कि मैं एक बात करते हैं, मेरा एक दोस्त था, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला कि चल एक काम करते हैं, अपन प्रदर्शनी चलते हैं घूमने। राजी हो गया भाई, अगर भाई घूमने जा रहा है। बट मैंने उससे बोला यार भाई यार देख यार कि यार भीड़ बहुत होगी, एक काम कर, अभी मेरा थोड़ा सा मन कम हो रहा है, तो तू एक काम कर, तू वहां जाना और वहां का मुझे एक बार नजरिया बता देना।
वहां का नजरिया मुझे एक बार क्लियर कर देना है, कैसा सीन है वहां सब कुछ सही हुआ तो मैं भी तेरे साथ आता। वो गया, मैंने 10 मिनट बाद उसको फोन किया, मैं कहा भाई कैसा चल रहा है? बोला भाई थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, मैं भी साइकिल स्टैंड पे हूँ और यहाँ बहुत भीड़ है बहुत यार, तो थोड़ी देर बाद बात करें। 10 मिनट बीत गए, 10 मिनट बाद मैंने 15 मिनट बाद वापस फोन किया, मैंने कहा कहाँ है भाई? भाई बहुत भीड़ में हूँ भाई, तो पूछ मत, अंदर ही नहीं एंटर हो पा रहा हूँ, मैं करूँ क्या? नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं 15 से 20 मिनट बाद। मैंने उसको बोला कि यार झूले वाले के यहाँ कम भीड़ हो तो मुझे बुला देना। बोले भाई पूछ मत, इतनी भीड़ है कि मैं खुद टिकट नहीं ले रहा हूँ। चल थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद मैंने कहा भाई अब मैं आ जाऊँ क्या, थोड़ा भीड़ कम हो, और नहीं तो तू मेरे लिए कुछ खाने की चीज लेता हुआ आना। बोले नहीं भाई मैं दुकान पे हाथ ही नहीं डाल सकता, इतनी भीड़ है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ लोग बाग ऐसे मरे पड़ रहे हैं जैसे धर्मादा बढ़ रहा हूँ और सब कुछ फ्री में बढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा रेसमा क्या हो गया यार परदेशनी में? फिर मैंने बोला कि काम करता हुआ ठीक है, कल मेरे को कहीं बाहर जाना है, मेरे एक टी शर्ट्स लेके आना चाहिए। बोला भाई कपड़े की दुकान में उस डोम में मैं जाने की ही हिम्मत नहीं कर सकता। तो मैंने कहा क्या चल क्या रहा है, वही तो बुलाना भी चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या सिस्टम लगा रखा है तूने? सर भीड़ है भीड़ है भीड़ है भीड़ है भीड़ है। अरे भीड़ समझ में आई मुझे, क्लियर है कि नहीं? तो क्या प्रदर्शनी का अरेंजमेंट रेगुलर था क्या? अरे लोग मर्जी आना पड़े थे, और लोग मर्जी आना पड़े थे तो सब तरफ क्या बोला? मैंने बोला कि कैसा माहौल है सब तरफ? बोले भीड़ ही भीड़ है। ठीक है, तो मैंने बोला तूने कुछ खाया? तो बोले हाँ। मैंने बोला क्या? बोले भजीड़ है। तो बात करते हैं, तो सब तरफ प्रदर्शनी में कैसा माहौल था? इरेगुलर, बट इरेगुलर नहीं, सब तरफ उसने क्या बता दिया? भीड़ बता दी, सब तरफ क्राउड बता दिया। और जब सब तरफ क्राउड हो गया, भीड़ हो गया, तो ये अरेंजमेंट कैसा कहलाया? इरेगुलर अरेंजमेंट। तो प्रॉपर्टी कैसी हो गई? सेम। तो जहां अरेंजमेंट इरेगुलर वहां प्रॉपर्टी सेम, जहां प्रॉपर्टी सेम तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक, और जहां रेगुलर अरेंजमेंट तो यह क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन। तो नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है? आइसोट्रोपिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आइसोट्रोपी यहां से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं।